Hello students. In the previous video, we discussed about the Galileo idea. गैलीलियो साहब ने क्या किया? उन्होंने एरिस्टोटल के कंसेप्ट को मॉडिफाई किया और एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा गया इनर्शिया। क्या था इनर्शिया? एक बार आपको दोबारा रिवाइंड करा देते हैं कि अगर किसी बॉडी, इफ अ बॉडी is in the state of rest or in uniform motion, तो इन दोनों कंडीशन को गैलीलियो साहब ने एक ही बात बोला। गैलीलियो ने कहा कि बॉडी का जो रेस्ट वाला कंडीशन है और यूनिफॉर्म मोशन वाला कंडीशन है उसमें कॉमन कंसेप्ट होते हैं क्या कि जो नेट फोर्स होता है या नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। लेट्स सी वन मोर टाइम। गैलीलियो आइडिया क्या थे समझिए। गैलीलियोस आइडिया, क्या बातें गैलीलियो ने कही? क्योंकि जब तक हम गैलीलियो को नहीं समझेंगे आप न्यूटन्स को नहीं समझ पाएंगे। व्हाई? बिकॉज न्यूटन साहब ने जितनी भी बातें बोली और उन्होंने जितने अपने लॉज दिए जो काफी फेमस हुए, या ये कह सकते हैं जो फिजिक्स की क्या है, फाउंडेशन है। न्यूटन साहब ने जो लॉज दिए वो एक्चुअली उन्होंने गैलीलियो आइडिया को ही समझ के दिए। गैलीलियो ने जिस कॉलेज में न्यूटन साहब पढ़ते थे वहां एरिस्टोटल और गैलीलियो की थ्योरीज ऑलरेडी रखी हुई थी, तो न्यूटन ने उन थ्योरी को पढ़ा और तब जाके उन्होंने अपने आइडिया फॉरवर्ड किए। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि गैलीलियो आइडिया वाज द फाउंडेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ओके, तो एक बार जरा गैलीलियो आइडिया को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और फिर नाउ वी मूव ऑन आवर टुडे टॉपिक। तो गैलीलियो आइडिया क्या था? उन्होंने कहा था कि बॉडी इन रेस्ट, अगर बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एंड इन यूनिफॉर्म मोशन। प्यारे बच्चों बस काम की बातें आपको समझनी है कि बॉडी अगर क्या है, रेस्ट में है या किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन, देन नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। एक्सटर्नल फोर्स यानी बॉडी पे बाहर से लगने वाले जो फोर्स है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो बॉडी पर जो फोर्स लगेंगे एक्सटर्नल फोर्स, नेट का मतलब सम, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगने वाले फोर्स, और नेट का मतलब हमें नहीं मालूम बॉडी पर कितने फोर्स लगेंगे। 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, 1000 भी लग सकते हैं। लेकिन जब हम उनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में नेट एक्सटर्नल फोर्स गैलीलियो ने क्या बोला, जीरो बोला। ओके, और नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ये कहा गया कि बॉडी के अंदर उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी चीज को लेके, ओके, इसी चीज को लेके न्यूटन ने क्या दिया, अपने लॉज फॉरवर्ड किए थे। ओके, चलिए, तो ये जो आगे गैलीलियो साहब ने तो ये बात बोली, दूसरी बात ये बोली क्या कि व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, प्यारे बच्चों ध्यान देना, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो, उस वक्त, एट दैट टाइम, किस वक्त की बात की जा रही है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो ऑन, किस पर, ऑन बॉडी, जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, उस वक्त एट दैट टाइम बॉडी possess a नेचर, तो बॉडी के अंदर एक नेचर आ जाएगा, टू मेंटेन इट्स पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट
टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, विच इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया समझ में आया प्यारे बच्चों क्या था? गैलीलियो ने कहा कि जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, उस वक्त बॉडी क्या करेगी, अपनी रेस्ट की कंडीशन को क्या करेगी, बचाए रखेगी, वो उसको चेंज नहीं होने देगी। और दूसरी कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर कब जीरो होता है, दो ही केस में जीरो होता है, या तो वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। ये सारी बातें हमने बड़ी डिस्क्रिप्शन वाइज बड़ी डीपली पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम केवल बेसिक आइडिया लेंगे कि गैलीलियो ने क्या कहा कि जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो, और वो दो ही कंडीशन में होता है, रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस वक्त बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, एक नेचर आ जाता है क्या, कि वो अपनी इस पोजीशन को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। इसी टेंडेंसी को, बॉडी के इसी नेचर को उन्होंने, गैलीलियो ने क्या नाम दिया, इनर्शिया। प्यारे बच्चों, कभी भी अगर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाए या वैसे भी कि इनर्शिया का आइडिया दिया किसने, तो प्यारे बच्चों क्या जवाब है, गैलीलियो। वेरी गुड, द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो, और इस कंसेप्ट को उठा के न्यूटन ने आगे वर्क किया। तो इनर्शिया क्लियर हो गया। चलिए अब इनर्शिया देखिए, बॉडी जब रेस्ट में है तब भी वो अपनी पोजीशन को बनाए रखेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी बॉडी अपनी पोजीशन को क्या बनाए रखेगी। यानी इनर्शिया बॉडी में कब होता है, जब वो रेस्ट में हो और यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है उस वक्त उसका जो इनर्शिया है वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गई बात। और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उस वक्त उसका इनर्शिया क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए लिख लीजिए इस बात को। When body in rest, जब बॉडी क्या होगी बेटा, रेस्ट में होगा, then its inertia is called inertia of rest. inertia of rest. जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस वक्त उसके अंदर जो इनर्शिया हो वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और when body in uniform motion, और प्यारे बच्चे जब बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो तब उसका जो इनर्शिया है, then its inertia is called inertia of motion। क्या बात समझ में आई? इज इट विजिबल? क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो बेटा आज आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको मैंने इनर्शिया क्लियर कर दिया है। जब बॉडी रेस्ट में होती है और यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उस वक्त नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इस कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, टेंडेंसी आ जाती है कि अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट को क्या ना कर पाए, चेंज ना कर पाए। बॉडी चाहती है मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं, रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में रहूं। क्लियर हो गया? तो इसी नेचर को गैलीलियो ने क्या बोला, इनर्शिया बोला। क्लियर? अब बॉडी जब रेस्ट में है तब उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया, वो चाहेगी मैं रेस्ट में ही रहूं। तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो तब उसके इनर्शिया को क्या नाम दिया गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस वक्त उसके इनर्शिया को क्या नाम दिया गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? तो बॉडी अगर अपनी रेस्ट की कंडीशन को बचाए रखे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को बचाना चाहे, मेंटेन करना चाहे तो इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। कई बार यूनिफॉर्म मोशन में भी एक चीज और आ जाती है, डायरेक्शन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन प्यारे बच्चों दो तरह से होता है। रेस्ट में तो खैर कोई केस नहीं होता, रेस्ट में तो एक ही केस होता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में कई बार क्या होता है, बॉडी जब यूनिफॉर्म करती है तो कई बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। देखिए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तो कर रही है लेकिन अपनी डायरेक्शन को क्या नहीं करती है, चेंज नहीं करती है। लेकिन कई बार बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है और अपनी डायरेक्शन को भी क्या करती है, चेंज करती है। जैसे हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो जो अर्थ का मोशन है सन के चारों तरफ, तो वो कैसा, यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, यूनिफॉर्म मोशन।
और हमारी घड़ियों का जो हमारी क्लॉक होती है उसकी जो नीडल का मोशन है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन ये सारी चीजें यूनिफॉर्म मोशन तो करती है, लेकिन बार बार अपनी क्या डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। तो इनमें एक इनर्शिया और आता है और वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन तरह के इनर्शिया आप समझ लीजिए। जब बॉडी रेस्ट पे है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके पास दो इनर्शिया होते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसमें केवल एक ही इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन तो होता ही है, साथ में उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। तो जब बॉडी प्यारे बच्चों मोशन करेगा तो उसमें दो इनर्शिया होते हैं, मोशन का भी और डायरेक्शन का भी। और जब रेस्ट में होती है तो उसके पास केवल एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया? तो व्हेन बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट्स इनर्शिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके पास दो इनर्शिया होते हैं, देन इट possess टू इनर्शिया। तो उसके पास क्या होते हैं, दो इनर्शिया होते हैं। व्हेन बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट possess टू इनर्शिया। एक तो क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या ये बातें प्यारे बच्चों समझ में आ गई? तो इनर्शिया कितना होता है? वी हैव द थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो किसके पास होगा? ऐसी बॉडी के पास होगा जो बॉडी रेस्ट में है। और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसके पास होगा? ऐसी बॉडी के पास जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो आई थिंक दैट पिछला कंसेप्ट हमारा एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वैसे न्यूटन साहब ने मोशन को लेकर तीन नियम दिए थे जो हमारा चैप्टर का क्या है, बेस है। ये पूरा चैप्टर ही किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस पर बेस्ड है बेटा? गैलीलियो आइडिया पर बेस्ड है। तो लेट स्टार्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, न्यूटन साहब ने गैलीलियो थ्योरी को स्टडी किया और गैलीलियो थ्योरी को स्टडी करके उन्होंने इनर्शिया को समझा और उसको उन्होंने और ज्यादा क्या किया, मॉडिफाई किया। तो न्यूटन साहब ने गैलीलियो थ्योरी को पढ़ के तीन बातें बोली जो आगे चल के क्या कहलाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ाने से पहले मैं आपको जरा एक फील देना चाहता हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या समझाना चाहता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या समझाना चाहता है और न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या समझाना चाहता है। प्यारे बच्चों, अगर एक बार इसकी फील आप ले लोगे तो यू विल फील वेरी काफी मजा आएगा आपको इस चीज को पढ़ने में, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जरा समझ लीजिए इसको, कहीं भी एक रफली लिख लीजिए कहीं भी। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास न्यूटन साहब के तीन लॉ थे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये हम पढ़ेंगे सभी, और थर्ड लॉ। अगर आप अपने माइंड में इन तीनों लॉ के कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे, मतलब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको इन लॉज को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है? तो एक्चुअली क्या हुआ, न्यूटन साहब ने लोगों को यह बताया कि हमारे नेचर में एक चीज होती है जो मोशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो चीज है फोर्स। न्यूटन साहब ने लोगों को किसके बारे में बताया? फोर्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फोर्स के बारे में। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारे नेचर में एक चीज एग्जिस्ट करती है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई बात? और उस चीज को उन्होंने क्या बोला? फोर्स। तो एक्चुअली जब न्यूटन साहब ने लोगों को फोर्स के बारे में बताया तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वही कहलाया न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो एक्चुअली प्यारे बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ करता क्या है? वो एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है
किसको? इंट्रोड्यूस टू फोर्स। बात समझे भाई? न्यूटन साहब ने लोगों को फोर्स से क्या कराया? इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा लोगों से कि भाई हमारे नेचर में एक चीज एग्जिस्ट करती है जो ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को चला देती है, चलने वाली ऑब्जेक्ट को रोक देती है, या कई बार मोशन को क्या करती है? नॉन यूनिफॉर्म कर देती है। नॉन यूनिफॉर्म यानी धीरे मोशन, स्लो मोशन को फास्ट कर देती है, फास्ट मोशन को स्लो कर देती है, यानी कंडीशन में चेंज करती है। और इन सब चीजों के लिए केवल एक ही पैरामीटर, एक ही फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, और उसको उन्होंने क्या बोला? फोर्स। तो यानी इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस टू फोर्स। तो फोर्स का जो इंट्रोड्यूस था या इंट्रोडक्शन था लोगों को लेके, न्यूटन ने जो कहा वही कहलाया न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो प्यारे बच्चे फील आ गई? न्यूटन ने लोगों को फोर्स के बारे में बताया, और फोर्स को बारे में बताने के लिए उन्होंने जो भी बातें कही वही क्या कहलाई प्यारे बच्चे? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, अब जब न्यूटन ने लोगों को यह बताया कि हाँ भाई हमारे नेचर में फोर्स नाम की कोई चीज होती है, तो लोगों ने न्यूटन से कहा कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, हमारे नेचर में फोर्स होता है। अब लोगों ने न्यूटन से कहा कि अब हमें ये बताइए हम इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें, हम इसको फॉर्मुलेट कैसे करें, या इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। क्लियर हो गया? तो फोर्स को न्यूटन साहब ने जब फोर्स को रिप्रेजेंट किया, देखिए पहले तो बताया, और बताते वक्त उन्होंने जो कुछ भी कहा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाया। और दूसरी बात, जब लोगों ने उनसे कहा कि चलिए भाई हमने आपकी बात मान ली, अब जरा इस फोर्स को रिप्रेजेंट तो कीजिए, तो न्यूटन साहब ने जब फोर्स को रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंट करते वक्त उन्होंने जो भी बातें बोली वही कहलाई न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ प्यारे बच्चों है क्या? एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। यानी जब फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया, पहले बताया कि फोर्स होता है और फिर उसको रिप्रेजेंट किया गया, तो जब न्यूटन साहब ने फोर्स को रिप्रेजेंट किया तो वही कहलाया न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उस वक्त दिमाग में क्या रखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और जब आप न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके माइंड में क्या बात होनी चाहिए कि अब हम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, या फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई प्यारे बच्चों? ओके, अब फोर्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया, लोगों को बता दिया भाई फोर्स नाम की कोई चीज है, दूसरा फोर्स इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, अब बात आई कि वो जो फोर्स होता है उसका एक नेचर होता है। भाई दुनिया में हर चीज का क्या होता है? नेचर होता है। तो फोर्स का भी क्या होता है? एक नेचर होता है। तो न्यूटन साहब ने जब फोर्स के नेचर को बताया, तो उस वक्त फोर्स के नेचर को बताने के लिए उन्होंने जो भी बातें बोली वही क्या कहलाई? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो प्यारे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या करता है? वो क्या करता है? नेचर ऑफ फोर्स बताता है। तो यही है हमारा पूरा चैप्टर, और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। बच्चे क्लियर हो गया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आर नथिंग, दे आर द होल थ्योरी ऑफ फोर्स। फोर्स को इंट्रोड्यूस करना फर्स्ट लॉ, फोर्स को रिप्रेजेंट करना सेकंड लॉ, और फोर्स के नेचर को बताना दैट इज थर्ड लॉ। तो मेरे ख्याल से अब आपके माइंड में क्या कर गया होगा? कांसेप्ट नॉक कर गया होगा। अब हम एक एक करके न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पढ़ेंगे और आपको बातें समझ में आती जाएंगी। चलिए बेटा, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने गैलीलियो की बात को ही उठाया। उन्होंने क्या बोला? एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस कब तक? सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या ना करे? वर्क ना करे। ओके, तो क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? तो देखिए ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो कहां से आया? गैलीलियो के कंसेप्ट से ही आया। तो देखिए, फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों फोर्स अगर 0 होगा
तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इस न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम अपना जरा डेली की कुछ बातों को समझेंगे। तो लेट्स सी, ये आपका हो गया होगा। चलिए नाउ जरा समझिए न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ को कितने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, ये हमारे पास कोई भी टेबल है, वी हैव अ टेबल, और इस टेबल पर ये कोई बुक है, ठीक है, और किस कंडीशन में है, एट रेस्ट। तो हमने देखा एक टेबल है और उस टेबल पे एक बुक क्या है, ठीक है, एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पे क्या है, एक बुक क्या है, रेस्ट पे। हम देखते हैं, हमने देखा एक टेबल और उसके ऊपर बुक रखी है और वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो वो रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे है, समझ लीजिए। बुक, ये जो बुक है, बुक इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो। अब हम देखते हैं कि इस पर फोर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले इस बुक का जो वेट है वो किधर वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। अब ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस का काम कौन कर रहा है, टेबल। तो ये टेबल क्या करेगा, ये इस बुक को एक फोर्स देगा जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे रिएक्शन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यानी हमारे नेचर में जब भी किसी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो सरफेस ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिक एक फोर्स देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, इट इज द, लिख लीजिए अगर छोटा सा, अगर रिएक्शन को आपको समझना है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या है, इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग यानी ये फोर्स बैलेंस करता है किसको, वेट को, ठीक है ना। इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स गिवन बाय सरफेस टू द बॉडी प्लेस ऑन इट। किसी भी सरफेस पे आप कोई बॉडी रख दीजिए तो सरफेस ऑटोमेटिक उस पर क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा। जैसे इस वक्त हम अर्थ, जैसे हमारे लिए सरफेस क्या हो गया, अर्थ। अगर मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ मुझे क्या देगा, रिएक्शन देगा। और अगर मैं इस मार्कर को अपनी हथेली पर रखता हूं तो मेरे लिए सरफेस कौन, अर्थ, क्योंकि मैं सरफेस पर हूं। ये मार्कर मेरी हथेली पर है तो मेरी हथेली इस मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके। मान लीजिए हमने स्कूल बैग अपने कांधे पे लटका लिया, तो उस स्कूल बैग के लिए मेरा शोल्डर क्या हो गया, सरफेस। लेकिन उस बैग के अंदर जो किताबें हैं उनके लिए सरफेस कौन हो गया, स्कूल बैग। क्लियर हो गई बात। तो बेटा हर सरफेस के अंदर एक नेचर होता है, वो क्या करता है, जब भी कोई बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है तो वो सरफेस उसको क्या देता है, रिएक्शन देता है। क्लियर हो गई बात, इज दैट क्लियर। अच्छा, इसका नेचर समझ लीजिए रिएक्शन का। रिएक्शन फोर्स है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्यारे बच्चों रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इसकी बेटा डायरेक्शन याद रखना, रिएक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर सरफेस है हॉरिजॉन्टल, सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल, जैसे यही केस है,
टेबल क्या है, हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी है। तो देखिए mg किधर हो गया, डाउनवर्ड, लेकिन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है प्यारे बच्चों, रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, दो बातें याद रख लीजिए, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सरफेस को क्या ले लें, इंक्लाइंड ले लेते हैं, सरफेस को मैंने क्या ले लिया, इंक्लाइंड, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी जो AB है, AB मेरी सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, और अगर बुक रखी है इस तरह से या कोई भी, जैसे आपने वो झूला देखा है, बच्चे सीढ़ी चढ़ के जाते हैं फिर फिसलते हैं, स्लाइड करते हैं, तो वो झूला कैसा है, वो इंक्लाइंड सरफेस है, ये बच्चा ऐसा फिसलता हुआ नीचे आएगा। तो मान लीजिए ये बॉडी है, तो प्यारे बच्चों वेट हमेशा कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर AB सरफेस है तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, R, मैंने बताया ना, देख लीजिए रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है, रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब आप कहें सर सरफेस अगर ऐसी हो, बिल्कुल वर्टिकल हो, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो जैसे हमारे घरों में दीवारों पर घड़ी लगी रहती है या दीवारों पर पेंटिंग लगी रहती है, दीवार पे हम कोई चीज लटका देते हैं नहीं, तो मान लीजिए ये मेरी यहाँ सरफेस ये हो गई, इधर सरफेस ये हो गया, और ये हमारी सरफेस ये हो गई, और मैंने यहाँ ये कोई चीज लटका दी, ठीक है। तो इसका वेट mg तो किधर वर्क करेगा, नीचे, लेकिन रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू द, ध्यान देना रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये चीज अभी से समझ लीजिए। तो रिएक्शन क्लियर कर दिया मैंने, ओके। अब अपने मेन चीज पर आइए। तो हमारी एक बुक है वो टेबल पर रखी हुई है और कैसी है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो नेट का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, नेट का मतलब होता है अलजेब्रिक सम, यानी जितने भी फोर्स है उनका सम। तो यहाँ पर आपको कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो रिएक्शन और एक mg, क्लियर हो गया। नेट फोर्स, तो दो ही फोर्स है R और mg। अब ध्यान देना दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस। तो किसको ले लें, अगर आप इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, हम तो अपनी ग्रेविटी को क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, प्लस, और ये डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, माइनस, ओके। अब जरा ध्यान देना, माइनस R प्लस mg इज इक्वल टू 0, यानी R इज इक्वल टू mg। अब कहोगे सर क्या बात है, सुन लीजिए। अब अगर यहां दो बातें कोई बच्चा बोल सकता है। एक बच्चे ने कहा, मान लीजिए पहला बच्चा है, हम उसको ये चीज दिखाते हैं, हम उससे कहते हैं जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है बताओ। तो मान लीजिए दो बच्चे हैं A और B, ठीक है, एक बच्चा है A और एक बच्चा है B। स्टूडेंट A कहता है, ध्यान देना, स्टूडेंट, हमने कहा हमारे पास दो बच्चे हैं A और B, और हम कहते हैं बेटा आपको जो समझ में बोलो। तो स्टूडेंट A कहता है कि सर रिएक्शन R और वेट mg बराबर है, इसलिए बुक क्या है, रेस्ट में। और स्टूडेंट B कहता है कि बुक रेस्ट में है, इसलिए R क्या है, mg। दोनों सेंटेंस समझ में आए। A ने क्या बोला कि R इज इक्वल टू mg, इसलिए बुक क्या है, रेस्ट में। दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए बुक क्या गई, रेस्ट में। और दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर बुक रेस्ट में है, इसलिए R इज इक्वल टू mg। अब बताइए कौन सा, किसकी बातों में, बातें दोनों की एक जैसी लग रही है, लेकिन सही बात किसकी है। तो प्यारे बच्चों A की बात इनकरेक्ट है और B की बात बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गई बात, बुक रेस्ट में है इसलिए R इज इक्वल टू mg हो गया, R इज इक्वल टू mg, और तब बुक रेस्ट में, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, क्योंकि बुक जब रेस्ट में था तो उसके अंदर क्या टेंडेंसी थी, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या करा, R को और mg को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो फोर्सेस को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। क्लियर। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक चीज और समझ लीजिए, इज दिस, ये क्लियर हो गया बेटा। क्योंकि बुक रेस्ट में थी इसलिए R इज इक्वल टू mg। बुक क्या थी, रेस्ट में, तब जाके R किसके बराबर हुआ, mg के बराबर हुआ। क्लियर हुआ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बात समझते हैं। तो ये आया समझ में, फीलिंग आई इसकी, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए
फटाफट एक दो बातें और समझते हैं। ये तो था रेस्ट का। मान लीजिए ये हमारी कोई रोड है और इस पर ये कोई कार है। ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कार क्या कर रही है, ये कार ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दिस कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, तो अब समझाइए क्या बात हो सकती है। वर्ड पे ध्यान देना बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो चूंकि कार यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कार पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो जब कार यूनिफॉर्म मोशन में है तो बता सकते हैं इस पर कौन कौन से फोर्स होंगे। तो एक तो इस कार का जो इंजन होगा, ये जो कार का इंजन है, ठीक है, ये आगे की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। और सड़क और टायर के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो पीछे, वो किधर फोर्स लगाएगा, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन F, और एक्सटर्नल ये इंजन का फोर्स आगे, ठीक है। इंजन आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो दो ये फोर्स होंगे। क्लियर हो गई बात। तो जरा ध्यान देना, एक तो F और दूसरा फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम, जो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन प्लस एक माइनस, आप इसको प्लस ले लो तो ये माइनस, और इसको प्लस लोगे तो ये माइनस। तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं और फ्रिक्शन की डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, माइनस। तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां पे हमने क्या ले लिया, माइनस। तो यानी F इज इक्वल टू ये। क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी जो इंजन का फोर्स है वो फ्रिक्शन को क्या करता जा रहा है, बैलेंस करता जा रहा है। क्लियर हो गई बात। मान लीजिए इंजन ने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, टायर और सड़क के बीच में भी क्या लगा, 10 न्यूटन, दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। और हर सेकंड ये बात होती जा रही है, हर सेकंड इंजन क्या कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है कार पे, टायर और सड़क के बीच में भी 10 न्यूटन, और वे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, और कार मजे से यूनिफॉर्म मोशन में चलती जाएगी। हाँ, जैसे ही इंजन, कार के इंजन ने 10 न्यूटन फोर्स लगाना बंद कर दिया तो कौन ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए इंजन ने फोर्स कर दिया 9, 8, 7, 6, तो फ्रिक्शन तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा ना। तो वो फ्रिक्शन लगातार ज्यादा हो जाएगा। और क्लियर हो गया। तो उस वक्त एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो कार क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, और एक कंडीशन बाद वो किस में आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। लेकिन जब तक ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, कार का मोशन तो क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है, नहीं। ओके, चलिए एक और बहुत बढ़िया चीज समझते हैं। मान लीजिए, चलिए हमने अर्थ की तो बात कर ली, अब थोड़ा स्पेस की बात करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा कोई सैटेलाइट है, देख लीजिए, वी हैव अ सैटेलाइट। सैटेलाइट तो समझते हैं, स्पेस में जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ये हमारा कोई भी एक सैटेलाइट है, कहां, इन स्पेस। क्लियर हो गया। बड़ा ही मजेदार बात पूछी जाती है। एग्जाम्पल 5.1, ये आपको दिखा देता हूं, मैं किस चीज को डिस्क्राइब करने वाला हूं। ये है आपका एग्जाम्पल 5.1। तो देखिए, हमसे कहा गया कि हमारे पास एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट से इसके अंदर कौन होगा, एस्ट्रोनॉट्स। कौन होंगे इसके अंदर, एस्ट्रोनॉट्स। अगर वो एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट के बाहर आ जाए, अगर ये एस्ट्रोनॉट क्या आ जाए, सैटेलाइट के बाहर आ जाए, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट, अगर ये एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तो इसका मोशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर होगा। अब ये जो सैटेलाइट है ये कहां है बेटा, स्पेस में है। स्पेस यानी बहुत दूर, यानी वहां कोई भी स्पेस यानी
स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वहां कोई यूनिवर्सल मास नहीं होता। यूनिवर्सल मास यानी हमारी अर्थ, मून, मतलब स्पेस फ्री फ्रॉम, उन्होंने कहा स्पेस, और स्पेस भी कैसा, नो यूनिवर्सल मास। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चे स्पेस में भी कौन सी कंडीशन दे दी, नो यूनिवर्सल मास, यानी वहां पर अगर कोई यूनिवर्सल मास नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी। और ग्रेविटी एक तरह का क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस नो यूनिवर्सल मास, तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन होगा, या ये कह सकते हैं वहां कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए प्यारे बच्चों, आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बॉडी अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे मैंने लिखवा दिया था, तो एक्सेलरेशन जीरो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो दो ही कंडीशन होती है, या तो रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की। तो स्पेस में रेस्ट में तो रहेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो आप कहोगे सर रेस्ट में क्यों नहीं होगा, बेटा रेस्ट में रहने के लिए एटलीस्ट इसको कोई सरफेस चाहिए जो इसको रिएक्शन दे सके और इसके एमजी को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। स्पेस में इस बेचारे, हाँ जब तक ये एस्ट्रोनॉट इस सैटेलाइट के अंदर था तो ये सैटेलाइट इसके लिए क्या थी, सरफेस थी, तो वहां ये क्या रह सकता था, रेस्ट में। लेकिन जैसे ये सैटेलाइट से बाहर आया, ठीक है, आउटसाइड द सैटेलाइट, तो जैसे ये सैटेलाइट से बाहर आया तो सैटेलाइट से बाहर आके भी ये कोई ग्रेविटी फील नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होता है, जीरो। और नेट एक्सटर्नल फोर्स के तो दो ही कंडीशन होती है, तो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। अब रेस्ट कब, अगर कोई ये सरफेस होता है, इसके पास सरफेस है नहीं बेचारे के पास, स्पेस में आराम से लहरा रहा है, स्पेस में नीचे ऊपर दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ आया, ओके। तो ये थोड़ा सा कुछ इवेंट आपको बताए गए हैं, किसके लिए, हाँ, इनर्शिया। क्लियर हो गया। बुक रेस्ट में ही रहेगी, क्यों, नो एक्सटर्नल फोर्स। एक कार यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी, व्हाई, नो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। बुक रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक कार सीधी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, क्यों, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और हमारा बेचारा जो एस्ट्रोनॉट है वो हवा में आराम से स्पेस में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और यही किसने बोला था, न्यूटन, फर्स्ट लॉ की। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। कब, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो हमारी बुक रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। हमारी कार यूनिफॉर्म मोशन करेगी, कब तक, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ना वो रुकेगी ना वो स्पीड अप होगी, यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। और हमारा बेचारा एस्ट्रोनॉट हवा में यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, कब तक, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। क्लियर हो गया। वो कब मिलेगा इसको, जब ये अपनी सैटेलाइट में बैठ के अर्थ पर वापस आएगा, तब इसको मिल जाएगा कोई फोर्स अलग से। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए अब थोड़े से एक दो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं आपसे, ठीक है ना, एक दो वंडरफुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें से ये है, कई बार एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है आपसे कि देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाई अ पैसेंजर फॉल बैक when bus get
sudden start. When bus get sudden start, ये आपसे पूछा जाता है कि बस जब एकदम चलती है तो कोई भी पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिरता है। तो जरा समझना प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारी बस हो गई, ओके, और ये पैसेंजर हो गया, बहुत गंदा पैसेंजर बना है, ओके, ये हो गया हमारा पैसेंजर। तो ध्यान देना, पैसेंजर के पैरों का कांटेक्ट किससे है, बस की सरफेस से। केवल पैसेंजर के पैरों का कांटेक्ट, जो पैसेंजर है वो बस के सरफेस से कांटेक्ट में केवल अपने पैरों से, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बस में लेट गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो होता क्या है, जैसे ही ये बस क्या करती है, बस सडन स्टार्ट, जैसी क्या होती है, बस स्टार्ट होती है तो ये पैसेंजर क्या होता है, पीछे की तरफ फॉल बैक, ये पैसेंजर पीछे की तरफ गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सुन लीजिए, ऐसा इसलिए होता है कि शुरू में जब बस और पैसेंजर दोनों क्या थे, रेस्ट में, बस कैसे था, रेस्ट में, और बस के अंदर जो पैसेंजर थे वो भी क्या थे, रेस्ट में। तो बताइए बस के अंदर कौन सा इनर्शिया, रेस्ट का इनर्शिया, पैसेंजर के अंदर कौन सा इनर्शिया, रेस्ट का इनर्शिया। जब बस और पैसेंजर दोनों क्या थे, रेस्ट में, तो उनके अंदर कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस का इंजन क्या देता है, एक फोर्स देता है। तो बताए ना, कोई भी बॉडी कब तक अपने इनर्शिया को बनाए रखती है, जब तक बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना आए। तो जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन का जो फोर्स है वो किसका काम करेगा, एक्सटर्नल, एक बाहर से फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स का वर्क करेगा। तो वो फोर्स बस के इनर्शिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और बस चलना शुरू कर देती है। लेकिन जो बेचारा पैसेंजर है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा ना भाई, जो इंजन है, बस का इंजन है, वो किस पर फोर्स लगाएगा, बस पर, पैसेंजर पे थोड़ा ही ना फोर्स लगाएगा। तो बस का इंजन जैसे स्टार्ट होता है तो फोर्स मिलता है बस को, बस का इनर्शिया क्या हो जाता है, खत्म, बस चलना शुरू कर देती है। लेकिन जो पैसेंजर बेचारा वो अभी भी अपने रेस्ट ऑफ इनर्शिया में है, इसलिए वो क्या करता है, पीछे की तरफ गिरता है। हाँ, वो बात अलग है जब वो पीछे करके किसी चीज से टकराता है, तो मान लीजिए सीट से टकराया तो सीट भी उस पर क्या लगाती है, फोर्स, तब जाकर उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्यों पीछे गिरता है, तो देख लीजिए, इनिशियल द बस and passenger both have inertia of rest, inertia of rest। शुरू में बस और पैसेंजर दोनों के पास क्या है, inertia of rest। when बस स्टार्ट, जैसे ही बस क्या होती है, स्टार्ट होती है, the inertia of bus get vanished, वैनिश यानी खत्म होना। तो जैसी बस स्टार्ट होती है तो बस का तो इनर्शिया क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है ना। The inertia of bus get vanished, but the passenger, लेकिन जो पैसेंजर है, fall बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बस स्टार्ट हुई और पैसेंजर पीछे की ओर क्यों गिरा, ड्यू टू, पैसेंजर क्यों जाता है, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा ना, तो वो तो रेस्ट में रहेगा, बस फिसल जाती है, वो अपने रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से पीछे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद चाहे वो सीट उस पर फोर्स लगाती है कैसे भी, वो उसका भी इनर्शिया खत्म हो जाता है। लेकिन बस अगर एकदम रुके, चलती हुई बस रुके, तो बस भी क्या है, मोशन में, पैसेंजर भी क्या है, मोशन में। तो जैसी बस क्या लगाती है, ब्रेक, तो ब्रेक किस पे लगा, बस पे, तो बस पे फोर्स लगा, ब्रेक भी क्या होता है, फोर्स होता है। तो जैसी बस पे फोर्स लगा तो अब बस का इनर्शिया खत्म हो गया, कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन पैसेंजर पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, वो तो अपने इनर्शिया में ही रहेगा, इसलिए वो आगे की ओर गिरता है। और जब वो आगे की ओर गिरता है तो फिर वो दोबारा किसी सीट से या किसी दूसरे पैसेंजर से टकराता है, और टकराने के बाद फिर उसका मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है, खत्म होता है। इसलिए बस के चलते वक्त पैसेंजर पीछे की ओर गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जब बस रुकती है तो पैसेंजर आगे की ओर गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। तो दैट्स
फॉर टुडे टॉपिक क्या आज हमने पढ़ा प्यारे बच्चों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल go through the Newton second law.